दोस्तों, आज जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहे हैं वह सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि उस दर्द की कहानी है जिसे अक्सर गरीब और मजबूर लोग चुपचाप सहते रहते हैं। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब इंसान को हर तरफ से अन्याय मिले तो उसके अंदर कितना गुस्सा भर सकता है। लेकिन साथ ही यह भी याद रखिएगा कि कानून को हाथ में लेना कभी भी सही रास्ता नहीं होता है। कहानी का मकसद सिर्फ समाज को सच्चाई दिखाना है, किसी गलत काम को बढ़ावा देना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की एक छोटे से जिले की वह घटना जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। अगर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं दोस्तों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला। साल 2011 जून का महीना था। गर्मी इतनी तेज थी कि दोपहर होते होते सड़कें खाली हो जाती थी। हवा भी आग की तरह चल रही थी। खेत सूखे पड़े थे और गांव के किसान आसमान की तरफ देखकर बारिश का इंतजार कर रहे थे। उसी जिले के एक छोटे से गांव नगलापुरवा में रहता था राम स्वरूप, एक साधारण किसान जिसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 3 बीघा जमीन थी। वही जमीन उसकी जिंदगी थी, उसी से उसका घर का चूल्हा जलता था और उसी से बच्चों की पढ़ाई होती थी और उसी से बूढ़ी माँ की दवा आती थी। राम स्वरूप सुबह 4 बजे उठ जाता था। सबसे पहले वह अपने बैलों को चारा डालता, फिर खेत में पानी लगाने चला जाता। उसकी पत्नी सीता घर संभालती थी और उसका बड़ा बेटा मोहन 8वीं कक्षा में पढ़ता था। एक छोटी बेटी गुड़िया अभी स्कूल जाना शुरू ही की थी। परिवार गरीब जरूर था लेकिन खुश था, क्योंकि उनके पास मेहनत और ईमानदारी थी दोस्तों। लेकिन एक दिन गांव में खबर फैली कि इलाके के दबंग नेता भानु प्रताप की नज़र कई किसानों की जमीन पर पड़ गई। वह धीरे धीरे लोगों की जमीन हड़प रहा था। कोई विरोध करता तो उसे धमकाया जाता था, तो कुछ लोगों को पैसे देकर चुप करा दिया गया। कुछ डर के मारे गांव छोड़कर चले गए। राम स्वरूप ने जब यह बात सुनी तो वह घबरा गया, क्योंकि उसकी जमीन सड़क के किनारे थी और सबसे कीमती मानी जाती थी। कुछ ही दिनों बाद पटवारी गांव में आया। उसने किसानों को बुलाकर कहा कि जमीन का नया रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। जिसके कागज पूरे नहीं होंगे उनकी जमीन सरकारी रिकॉर्ड में विवादित मानी जाएगी। गांव वाले डर गए। सब लोग अपने कागज लेकर दौड़ने लगे। राम स्वरूप भी अपनी पुरानी फाइल निकालकर तहसील पहुंचा। तहसील का माहौल हमेशा की तरह गंदगी और भीड़ से भरा हुआ था। बाहर लोग लाइन में खड़े थे, अंदर कर्मचारी आराम से पंखे के नीचे बैठे थे। कोई चाय पी रहा था, कोई मोबाइल चला रहा था और कोई हंस हंस कर बातें कर रहा था। लेकिन गरीब किसान घंटों से धूप में खड़े थे। राम स्वरूप ने बाबू के सामने फाइल रखी और हाथ जोड़कर बोला कि साहब, मेरे कागज देख लीजिए, सब पूरे हैं, बस रिकॉर्ड में नाम सही करवा दीजिए। बाबू ने फाइल खोली, कुछ पन्ने पलटे और धीरे से बोला, काम हो जाएगा लेकिन खर्चा लगेगा। राम स्वरूप समझ गया कि वह रिश्वत मांग रहा। उसने डरते हुए पूछा कि कितना लगेगा बाबूजी? कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बोला कि 5,000। राम स्वरूप के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5,000 उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी दोस्तों। उसने कहा कि साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो एक गरीब किसान हूँ। बाबू हंस पड़ा और बोला, फिर जमीन भी बचाना मुश्किल है। राम स्वरूप पूरे दिन तहसील के बाहर बैठा था। रहा शाम का, वह खाली हाथ घर लौटा। पत्नी ने पूछा, काम हुआ? उसने सिर झुका लिया। बच्चे समझ गए कि कुछ गलत हुआ। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। अगले दिन राम स्वरूप ने गांव के कुछ लोगों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन हर कोई पहले से कर्ज में डूबा था। किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 200, लेकिन 5,000 का इंतजाम नहीं हो पाया। उधर भानु प्रताप के आदमी गांव में घूम घूम कर किसानों को डरा रहे थे। 3 दिन बाद राम स्वरूप फिर तहसील पहुंचा। उसने बाबू से कहा कि साहब, मेरे पास सिर्फ 2,000 है, बाकी बाद में दे दूंगा। बाबू गुस्से में बोला कि हमें भीख नहीं चाहिए, पूरा पैसा लाओ वरना फाइल गायब हो जाएगी। उसी समय वहां एक बूढ़ा किसान रोता हुआ बाहर निकला। उसने बताया
कि उसकी पेंशन की फाइल भी महीनों से अटकी हुई है क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी थी। यह सुनकर राम स्वरूप के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि इस व्यवस्था में गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं है। फिर दिन बीतते गए दोस्तों, और राम स्वरूप की परेशानी फिर से बढ़ती गई। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था तो तभी भानु प्रताप के दो आदमी वहां आए और उन्होंने धमकी दी कि अगर जमीन बचानी है तो जल्दी कागज पूरा करवाए, नहीं तो बाद में पछताओगे। उस रात राम स्वरूप बिल्कुल नहीं सो पाया। वह देर तक आंगन में बैठा आसमान को देखता रहा। उसकी बूढ़ी माँ उसके पास आई और बोली कि बेटा चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन राम स्वरूप के मन में तूफान चल रहा था। अगली सुबह वह गांव के बाहर जंगल की तरफ गया। वहां कुछ सपेरे डेरा लगाए हुए थे। सांप को पकड़कर गांव वालों को दिखाकर पैसे कमाते थे। राम स्वरूप काफी देर तक उन्हें देखता रहा। तभी उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। पहले उसने खुद को रोका, लेकिन फिर उसे बाबू की हंसी याद आई, उसे अपनी बेटी की मासूम शक्ल याद आई, उसे अपनी जमीन याद आई और उसका गुस्सा बढ़ता गया। तो उसने सपेरे से कहा कि कुछ सांप चाहिए। सपेरे पहले तो चौंके, लेकिन जब राम स्वरूप ने पैसे देने की बात कही तो वो सपेरा मान गए। उन्होंने बोरी में कई सांप बंद कर दिए। कुछ जहरीले थे, कुछ नहीं। राम स्वरूप ने बोरी उठाई और घर लौट आया। पूरी रात वह बोरी को देखता रहा। सांपों के फुफकार सुनाई दे रहे थे। पत्नी ने पूछा कि आखिर इसमें क्या है। राम स्वरूप ने कहा खेत का सामान है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही था। अगली सुबह तहसील में हमेशा की तरह भीड़ थी। बाबू आराम से कुर्सी पर बैठा था। तभी राम स्वरूप वहां पहुंचा। उसके हाथ में वही बोरी। उसने अंदर जाकर मुस्कुराते हुए कहा कि साहब आज आपके लिए खास तोहफा लाया हूं। बाबू ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या लाए हो किसान, आलू प्याज। राम स्वरूप ने बिना जवाब दिए हुए बोरी कमरे के बीच में रख दी और धीरे से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। अंदर बैठे लोग पहले तो कुछ समझ नहीं पाए। तभी बोरी हिलने लगी और अगले ही पल उसमें से कई सांप बाहर निकल आए। कमरे में चीख पुकार मच गई। कोई कुर्सी पर चढ़ गया, कोई मेज के नीचे घुस गया। बाबू डर के मारे कांपने लगा। उसका पान मुंह से गिर गया। बाहर खड़े लोग घबरा गए। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने दफ्तर में जहरीले सांप छोड़ दिए गए हैं। राम स्वरूप के दरवाजे के बाहर खड़ा जोर से बोला कि जब गरीब किसान डरता है तो तुम लोग हंसते हो। आज थोड़ा डर तुम भी महसूस करो। कुछ लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि दफ्तर में रिश्वतखोरी आम थी। लेकिन कई लोग डर गए थे कि कहीं किसी की जान न चली जाए। फिर दोस्तों करीब आधे घंटे के बाद सपेरे और पुलिस पहुंचे। दरवाजा खोला गया। धीरे धीरे सांप पकड़े गए। सौभाग्य से किसी को काटा नहीं था, लेकिन पूरे दफ्तर में अफरा तफरी मच चुकी थी। फिर पुलिस ने तुरंत राम स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया। पत्रकार जो थे मौके पर वहीं पहुंच गए। कैमरे चलने लगे। खबर पूरे जिले में फैल गई। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि किसान ने सही किया क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी थी। तो कोई कह रहा था कि यह कानून को हाथ में लेना है। थाने में पुलिस अधिकारी ने राम स्वरूप से पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा अगर किसी की जान चली जाती तो? राम स्वरूप ने शांत आवाज में कहा कि साहब मेरी भी जिंदगी खत्म हो रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी बात सुनकर अधिकारी कुछ देर चुप रहा, क्योंकि वह भी जानता था कि तहसील में क्या होता है। उधर गांव में लोग राम स्वरूप के समर्थन में उतरकर आए किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाएं भी सड़क पर आ गए एवं नारे लगाने लगे, रिश्वतखोरों को सजा दो, गरीब किसान को न्याय दो। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार जिला प्रशासन को जांच बैठानी पड़ी। जांच में सामने आया दोस्तों कि तहसील में वर्षों से रिश्वत ली जा रही थी। कई फाइलें जानबूझकर रोकी जाती थी। गरीबों को परेशान किया जाता था। कुछ दिनों बाद बाबू निलंबित कर दिया गया। कई कर्मचारियों का तबादला हो गया, लेकिन राम स्वरूप पर केस चलता रहा।
अदालत में जब जज ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया, राम स्वरूप ने सिर झुकाकर कहा कि साहब, मैं जानता हूं मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन जब कानून गरीबी की रक्षा न करे तो गरीब कहां जाए। अदालत में सन्नाटा छा गया। महीनों बाद राम स्वरूप जमानत पर बाहर आ गए। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, लेकिन वह पहले जैसा खुश नहीं था। उसने कहा कि गुस्से में इंसान गलत रास्ता चुन लेता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर व्यवस्था सही होती तो शायद मैं भी ऐसा कभी नहीं करता। उस घटना के बाद जिले के सरकारी दफ्तरों में कुछ बदलाव जरूर आया और अधिकारी सतर्क हो गए। रिश्वत खुलकर मांगने से डरने लगे, लोग भी आवाज उठाने लगे। लेकिन आज भी जब गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठते हैं तो राम स्वरूप की कहानी जरूर सुनाते हैं और आखिर में सवाल पूछते हैं कि आखिर असली अपराधी कौन था, वह किसान जिसने सांप छोड़े थे या वह व्यवस्था जिसने एक ईमानदार इंसान को इतना मजबूर कर दिया कि उसे डर का हथियार बनाना पड़ा। तो दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों के कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं इसी तरह से एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।